एक छोटे से गांव में रामलाल नाम का एक आदमी रहता था। उसके दो बेटे थे, बड़ा बेटा गोपाल और छोटा बेटा श्याम। दोनों ही शादीशुदा थे और एक ही घर में रहते थे। गोपाल बहुत सीधा सादा और मेहनती इंसान था। उसका एक छोटा सा बेटा भी था जिसका नाम था मुन्ना। मुन्ना पूरे घर की जान था और दादा रामलाल उसे बहुत प्यार करते थे। लेकिन श्याम, वो बहुत चालाक और दिमाग से तेज था। हर काम में अपना फायदा ढूंढता और हमेशा यही सोचता कि बिना मेहनत के ज्यादा कैसे पाया जाए। श्याम भाई, ये सामान पूरे 500 का है, इससे कम नहीं होगा। अरे काका, आप भी ना ये पुराना माल मुझे नया बताकर बेच रहे हो। कोई और होता तो ठग लेते, लेकिन मैं नहीं। नहीं, मैं सच कह रहा हूँ। चलो ज्यादा बहस मत करो, 300 लो, वरना मैं सामने वाली दुकान से ले लूंगा। श्याम अपनी बातों में लोगों को ऐसा उलझाता कि सामने वाला चाहकर भी कुछ नहीं कर पाता था। उसे बस अपना फायदा देखना आता था। उधर गोपाल अपने पिता रामलाल के साथ खेत में मेहनत कर रहा था। तेज धूप थी, लेकिन दोनों बाप बेटे बिना रुके काम में लगे हुए थे। गोपाल बेटा, इस बार फसल अच्छी दिख रही है। हाँ बाबा, अगर भगवान ने साथ दिया ना, तो इस बार मुन्ना को शहर के अच्छे स्कूल में भेजूंगा। गोपाल के सपने छोटे जरूर थे, लेकिन दिल से बिल्कुल सच्चे थे। मैं नहीं चाहता बाबा कि मुन्ना भी हमारी तरह सारी जिंदगी खेतों में मेहनत करे। तो बहुत अच्छा बाप बनेगा गोपाल। एक दिन अचानक सब कुछ बदल गया। रामलाल की तबीयत बहुत खराब हो गई। घर का माहौल पूरी तरह बदल चुका था। गोपाल और उसकी पत्नी दिन रात अपने पिता की सेवा में लगे रहे। गोपाल बार बार भगवान से बस यही प्रार्थना कर रहा था कि उसके पिता ठीक हो जाएं, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। कुछ ही दिनों में रामलाल इस दुनिया को छोड़कर चले गए। उनके जाने के बाद पूरा घर टूट गया। रामलाल के गुजर जाने के बाद कुछ दिनों तक घर में शांति रही, लेकिन धीरे धीरे श्याम और उसकी पत्नी के मन में लालच बढ़ने लगा। सुनिए, एक बात कहूं? हाँ, बोलो। आपका भाई बहुत भोला है। उसे दुनियादारी की ज्यादा समझ नहीं है। अगर अभी घर और खेत का बंटवारा हो जाए ना, तो चालाकी से सब कुछ अपने नाम किया जा सकता है। तुम कहना क्या चाहती हो? बस इतना कि मौका अच्छा है। थोड़ा दिमाग लगाओ और सारी जमीन, पेड़ और बड़ा हिस्सा अपने पास रख लो। श्याम के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई, मानो उसके मन में भी यही बात पहले से चल रही हो। तुम चिंता मत करो, मैं ऐसा खेल खेलूंगा कि भाई को पता भी नहीं चलेगा। अगली सुबह श्याम अपने मन में चालाकी भरी योजना लेकर गोपाल के पास गया। गोपाल उस समय घर के बाहर बैठा था। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उसका छोटा भाई क्या खेल खेलने वाला है। भैया, अब हमें बंटवारा कर लेना चाहिए। गोपाल को अपने भाई पर पूरा भरोसा था, इसलिए उसने बिना कुछ सोचे उसकी बात मान ली। ठीक है, ये बड़ा घर मेरा और खेत के पास वाली झोपड़ी तुम्हारी। हाँ, ठीक है। आम के पेड़ में ऊपर का हिस्सा मेरा और नीचे का हिस्सा तुम्हारा। ठीक है। श्याम अंदर ही अंदर बहुत खुश हो रहा था। उसे लग रहा था कि उसने बड़ी चालाकी से अपने भोले भाई को बेवकूफ बना दिया। तभी उसने एक और चाल चली। और खेत की फसल में ऊपर का हिस्सा मेरा, नीचे तुम्हारा। और हाँ, खेत में मेहनत तुम्हें और भाभी को करनी पड़ेगी। हाँ, ठीक है। भैया, बुरा मत मानना, लेकिन पिताजी भी यही चाहते थे। उन्होंने ही कहा था कि बंटवारा ऐसे ही होना चाहिए। अपने पिता का नाम सुनते ही गोपाल एकदम शांत हो गया। उधर गोपाल की पत्नी सब समझ चुकी थी। सुनिए, आपको फंसाया गया है। देवर जी ने चालाकी की है। नहीं, अगर बाबा की यही इच्छा थी तो मुझे कोई शिकायत नहीं। बड़ा घर देवर जी का और खेत के पास वाली छोटी झोपड़ी हमारी। आम के पेड़ में ऊपर का हिस्सा उनका, नीचे का हिस्सा हमारा। और खेत की फसल में ऊपर का हिस्सा उनका, नीचे का हिस्सा हमारा। मुझे तो ये सब कुछ अलग ही लग रहा है। श्याम ऐसा नहीं कर सकता।
हो सकता है बाबा ने ही उसे ऐसा बताया हो, और अगर बाबा की यही इच्छा थी तो फिर ठीक ही किया होगा। इतना कहकर गोपाल ने बिना किसी झगड़े के सब कुछ स्वीकार कर लिया। फिर गोपाल, उसकी पत्नी और छोटा मुन्ना तीनों अपना सामान लेकर खेत के पास बनी छोटी सी झोपड़ी में रहने चले गए। वहीं दूसरी तरफ श्याम बड़े घर में बैठा मन ही मन खुश हो रहा था। अब गोपाल और उसकी पत्नी दिन रात खेत में मेहनत करने लगे। कभी तेज धूप में काम करते तो कभी रात तक फसल की देखभाल करते रहते। गोपाल को उम्मीद थी कि मेहनत का फल एक दिन जरूर मिलेगा, लेकिन उसे क्या पता था कि उसका ही भाई उसकी मेहनत का फायदा उठाने वाला है। जब फसल तैयार हुई तो श्याम तुरंत खेत पर पहुंच गया। भैया, याद है ना हमारे बीच क्या तय हुआ था? हाँ श्याम, याद है। फसल का ऊपर वाला हिस्सा मेरा है और नीचे वाला तुम्हारा। इतना कहकर श्याम फसल का अच्छा हिस्सा अलग करने लगा। गोपाल बस चुपचाप देखता रहा। श्याम, थोड़ा अनाज दे दो। मुन्ना कई दिनों से ठीक से खाना नहीं खा पाया। नहीं भैया, जो हमारे बीच तय हुआ था वही होगा। मैं अपने हिस्से से एक दाना भी नहीं दूंगा। इतना कहकर श्याम अपना हिस्सा लेकर वहां से चला गया और गोपाल बस उसे जाता हुआ देखता रह गया। धीरे धीरे गोपाल के घर की हालत और खराब होने लगी। कई बार घर में खाने के लिए भी कुछ नहीं बचता था। एक दिन गोपाल की पत्नी परेशान होकर बोली, अब क्या करेंगे? घर में अनाज भी खत्म हो गया है। कम से कम मुन्ना के लिए तो कुछ सोचिए, वो कब तक भूखा रहेगा? तो मैं क्या करूं? कुछ समझ नहीं आ रहा। कोई दूसरा काम कर लीजिए। और अभी आम के पेड़ में आम लगे हैं, कुछ आम तोड़कर मुन्ना को खिला दीजिए। पत्नी की बात सुनकर गोपाल धीरे धीरे आम के पेड़ के पास गया। जैसे ही उसने पेड़ से आम तोड़ना शुरू किया, तभी पीछे से श्याम की आवाज आई। रुकिए भैया, ये आप क्या कर रहे हैं? श्याम, मुन्ना कई दिनों से भूखा है, बस कुछ आम ले जा रहा था। भैया, बंटवारे के समय साफ कहा था ना, पेड़ का ऊपर वाला हिस्सा मेरा है और नीचे वाला हिस्सा आपका। तो ऊपर के आम तो मेरे हुए ना? इतना कहकर श्याम सारे अच्छे आम तोड़कर अपने साथ ले गया और गोपाल खाली हाथ वहीं खड़ा रह गया। धीरे धीरे दिन बीतने लगे। घर चलाने के लिए अब गोपाल मजदूरी करने लगा। इतना ही नहीं, वो मजबूरी में श्याम के खेत में भी काम करता था। समय गुजरता गया और देखती ही देखती छोटा मुन्ना भी बड़ा होने लगा। वो घर के हालात समझने लगा था और अपने पिता के साथ हो रहा अन्याय भी। माँ, ये तो गलत हो रहा है। हम मेहनत करते हैं और फायदा चाचा ले जाते हैं। बेटा, अब तुम ही अपने पिताजी को समझाओ, वो किसी की बात सुनते ही नहीं। उस दिन मुन्ना काफी देर तक सोचता रहा। फिर अचानक उसके दिमाग में एक उपाय आया। पापा, इस बार खेत में मूंगफली की खेती करते हैं। मूंगफली? हाँ पापा, बस इस बार मेरी बात मान लीजिए। ठीक है बेटा, जैसा तुम कहो। इसके बाद पूरे परिवार ने मिलकर खेत में मूंगफली की खेती की। कुछ महीनों बाद मूंगफली की फसल पूरी तरह तैयार हो गई। इस बार खेत देखकर गोपाल और मुन्ना के चेहरे पर खुशी साफ दिखाई दे रही थी। कटाई के समय श्याम हमेशा की तरह अपना हिस्सा लेने खेत पर पहुंचा, लेकिन जैसे ही उसने मूंगफली की फसल देखी, वो हैरान रह गया। ये कैसी फसल है? उसे समझ ही नहीं आया कि इस बार खेल उल्टा पड़ चुका था, क्योंकि असली फायदा ऊपर नहीं नीचे छुपा था। तभी मुन्ना मुस्कुराते हुए आगे आया। हाँ चाचा, बिल्कुल। ऊपर वाला हिस्सा आपका और नीचे वाला हमारा। ये सूखे पौधे आप रख लीजिए चाचा। इतना सुनते ही श्याम का चेहरा उतर गया। तुम लोगों ने मेरे साथ चालाकी की है। ठीक है, देख लूंगा मैं तुम लोगों को। इतना कहकर श्याम गुस्से में वहां से चला गया और पहली बार गोपाल के घर में खुशी आई थी। मुन्ना हर बार सोच समझकर नई फसल लगाने लगा। कभी आलू, कभी गाजर तो कभी मूली, और हर बार असली फायदा जमीन के नीचे ही निकलता।
कटाई के समय श्याम हमेशा की तरह बड़े गर्व से खेत पर आता, लेकिन कुछ ही देर में उसका चेहरा उतर जाता। ये सब कैसे हो रहा है? तुम्हारा भाई तो इतना भोला था, अब हर बार फायदा उन्हीं को कैसे मिल रहा है? अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमारा क्या होगा? ये सब उस मुन्ना की वजह से हो रहा है। अब वो बच्चा नहीं रहा, बहुत तेज हो गया है। अब मुन्ना समझ चुका था कि उसके चाचा को उनकी ही चालाकी का असली सबक सिखाना पड़ेगा। एक दिन मुन्ना ने जानबूझकर घर का पुराना दरवाजा तोड़ दिया। जोर की आवाज सुनकर गोपाल बाहर दौड़ता हुआ आया। अरे मुन्ना, ये क्या हो गया? पिताजी, ये दरवाजा बहुत पुराना और कमजोर हो गया था, इसलिए टूट गया। अब नया दरवाजा बनवाना पड़ेगा। हाँ पिताजी, और मजबूत दरवाजा बनाना है तो लकड़ी भी मजबूत चाहिए। लेकिन लकड़ी आएगी कहाँ से? पिताजी, एक रास्ता है। कौन सा रास्ता? हमारे आम के पेड़ का नीचे वाला हिस्सा तो हमारा है ना? क्या तू पेड़ काटने की बात कर रहा है? हाँ पिताजी, और मजबूत दरवाजा बनाना है तो लकड़ी भी मजबूत चाहिए। नहीं बेटा, इतना बड़ा पेड़ काटना ठीक नहीं होगा। आखिर ये पेड़ बाबा के समय से है। लेकिन पिताजी, जब चाचा ने ऊपर वाला हिस्सा अपना बताया था, तब नीचे वाला हिस्सा तो हमारा हुआ ना? पिताजी, कभी कभी लोगों को उनकी ही भाषा में समझाना पड़ता है। मुन्ना की बात सुनकर आखिरकार गोपाल मान गया और दोनों कुल्हाड़ी लेकर आम के पेड़ की तरफ चल पड़े। थोड़ी देर बाद गोपाल और मुन्ना कुल्हाड़ी लेकर आम के पेड़ के पास पहुंच गए। जैसे ही मुन्ना पेड़ काटने लगा, तभी श्याम भागता हुआ वहां आ गया। अरे अरे, ये क्या कर रहे हो तुम लोग? चाचा, नीचे वाला हिस्सा हमारा है, हमें नया दरवाजा बनाना है, इसलिए पेड़ काट रहे हैं। इतने में श्याम की पत्नी भी दौड़ती हुई वहां आ गई। रुको, पेड़ मत काटो। भैया, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं लालच में अंधा हो गया था, मुझे माफ कर दो। आज से सब कुछ बराबर होगा, घर भी, खेत भी और पेड़ भी। पहली बार श्याम को अपनी गलती का एहसास हुआ था और गोपाल हमेशा की तरह अपने छोटे भाई को माफ कर चुका था।